अमृतकाल क्या है? भारत को अपनी ग्लोरी पर ले जाना, भारत का जो अपना ओरिजिनल अस्तित्व है, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से और ईसाई अंग्रेजों की वजह से जो पूरा मॉडल डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी पुनर्स्थापना जिस दिन हो जाएगी वो हमारा अमृतकाल होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 मालिक हैं और 1 लाख नौकर है उसमें। और पहले क्या था, हम सारे मालिक हैं, एक भी घर टूटा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति की बेटी के विवाह नहीं रुकेगा, एक व्यक्ति का बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये तो कहते थे हम लोग, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है जी। लेकिन उसके अंदर घुस के और उसके इंटरप्रिटेशन करना, उसके अंदर की चीजों को, प्रक्रियाओं को ढूंढना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, ये जनरली नहीं करते। लेकिन परमात्मा जिसको दृष्टि देता है उसको दिखता है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े हैं और वो गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, दिख केवल 2 ही 3 लोगों को रहा है। सही बात। वो अर्जुन को दिख रहा है, वो भीष्म पितामह को दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा। तो वो दृष्टि भी भगवान स्वयं देता है कि आप देख सकते हो। तो 370 मुझे दिखने लगा। फिर एक बड़ा सेमिनार किया और पूरे देश के लोगों को बुलाया और फिर कहा कि यही विचार उनके सामने रखने हैं। लीगल फ्रेटर्निटी देश भर की थी जी, और हमने विचार रखे। विचार रखने के बाद वो लोगों ने कहा भाई इसी लाइन पर काम ठीक है। उस लाइन पर हमने काम बढ़ाना शुरू किया, उसी लाइन पर 370 पार्लियामेंट ने खत्म किया। कई सारे पत्रकार होंगे या एजेंसीज होंगे, वर्ल्ड की भी होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर की रेटिंग निकालते हैं। क्या हमें या आज के जो लोग हैं इनमें इतनी काबिलियत भी है कि ये मोदी सर को रेट कर पाए? नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ में हमारे गेस्ट मिस्टर डीके दुबे। सो आपको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है अपने आप में। सो अगर आपकी मैं बात करूं तो आपका एक फेमस चैनल है अपने आप में, डीके दुबे आप डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था हमारे लिए कि उनके साथ में मैं डिस्कस करूं कि भारत का अमृतकाल क्या है, कुछ हम जाने सर के बारे में, कि सर की अपनी शख्सियत कैसे, इनकी पर्सनालिटी में योगदान। सो बात करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर डीके दुबे से। सर, सबसे पहला सवाल, आप मिस्टर डीके दुबे कौन? परिचय का तो किसी की जरूरत नहीं है, बट आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आप कौन। देखिए, ये जो डीके दुबे शॉर्ट नेम है जी, इसका एक कारण है, इसका एक लॉजिक है जी। मेरी आयु कम हुआ करती थी और हमने जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाना शुरू किया था, और खास तौर से अपना खर्चा निकालने के लिए तो हम हिम्मत कर गए कि हम सूटेबिलिटी और लिमिटेड एग्जाम पढ़ाएंगे। तो एक जज साहब हमारे पास आए, किसी ने रेफरेंस दिया, तो एक सीजेएम हमारे पास आए मिलने। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वो डीके दुबे से मिलना है मुझे। तो मैंने कहा मैं ही हूँ भाई साहब। बोले मैं सीएमएम हूँ और आपसे मिलने आया। तो हम गपशप करते रहे, 15-20 मिनट बाद वो चले गए। तो मुझे लगा कि यार ये आए और आकर चले गए। दूसरे दिन वो रेलवे मैजिस्ट्रेट जिन्होंने उनको रेफरेंस दिया था, उनका फोन आया। उन्होंने कहा सर वो सीएमएम साहब आए थे, मैंने उनको रेफरेंस दिया था आपका कि आपसे कुछ वो मार्गदर्शन ले लें, और मैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर गया। तो उन्होंने पूछा तो मैंने आपका नाम बता दिया। आपके पास वो मिलने आए तो उन्होंने कहा कहाँ भेज दिया है लड़के के पास। और मतलब उन्होंने तमाम तरह के डिस्क्रिप्शन दिए कि भाई लड़का है, नौजवान है, अच्छा हो सकता है, अनुभव कम होगा, ये होगा वो होगा। तो हमने फिर एक शेप वैसी फ्रेंच कट रखाई और नाम को शॉर्ट किया, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई ये दिलीप कुमार दुबे जब लिखते हो तो ये छोटा नाम लगता है, तो हमने वो नाम भारी कैसे हो जी उस समय, क्योंकि आयु कम थी, तो हमने उसको डीके दुबे लिखा। तो लोगों को लगा कि डीके दुबे मतलब कोई बड़ा नाम है, कोई भारी नाम है। और जब मैं मन में फ्रेंच कटाई रखाई और शरीर थोड़ा भारी किया तो एज थोड़ी लगने लगी। हाँ, तो वहां से ये डीके दुबे निकला, और ये शरीर और ये वो जो सब
पर्सनालिटी बनी। अभी भी मैं दुबला नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि उस समय हमने बढ़ाया था। हाँ, अब पहले ज़रूरत थी, अब वो नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऐसे डी के दुबे नाम निकला मेरा। सर तो वकालत में कैसे? शुरू से इंटरेस्ट था या हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब लॉ नहीं किया था, तब हम लॉ और हिस्ट्री से पहला एग्ज़ाम आईएएस का दिया, फिर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया। जब हमने लॉ में एंट्री मतलब एलएलबी नहीं किया था। जी। उसका कारण था कि बचपन से हमारे घर में कुछ खेती-बाड़ी का काम होता था, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, लेकिन पिताजी बड़े किसान होने के नाते तमाम केसेज़ और ये वो रहता था। तो जब हमारे घर में डिस्कशन होता था, कुछ वकील आते थे, कुछ इधर का, तो मैं बहुत कम आयु में उन पे इनपुट दिया करता था और ये कहता था कि ये ऐसा हो जाए तो पिताजी मेरे बुलाया करते थे, कहते यार तेरे दिमाग में आया कहाँ से? मुझे पता नहीं, मैं तो आ गया बस। मुझे लगा कि ये करेक्ट ये होना चाहिए। तो फिर हमारे परिवार के लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये जो है ना इसके दिमाग में कानून आता है। ये वो जानता नहीं है कि क्या बोल रहा है लेकिन इसका आंसर सही होता है। जी। तो हमको भी एहसास हुआ कि भई कानून हम जानते हैं, लेकिन वो आई गई बात हो गई, हम जुडिशियल सर्विसेज में उसमें आईएएस का एग्ज़ाम देने आए तो हमें लगा कि सब्जेक्ट तो कोई ना कोई चूज़ करना ही है। तो एक पॉपुलर लोग कहा करते थे हिस्ट्री है, दूसरा हमको लगा कि सब जन्म से बचपन से सब कहते हैं भई लॉ, इसको आता है ये कर रहे लॉ ले लेते हैं। और आपको बताएँ कि लॉ में हमको इतना इंटरेस्ट आया कि मुझे नहीं लगा कि मैंने एलएलबी नहीं किया। जी। फिर एक स्टेज पर मुझे लगा कि मुझे एलएलबी कर लेनी चाहिए। मतलब एक स्टैम्प लग जाए। तो एलएलबी कर लेनी चाहिए तो हम एलएलबी करने उतर गए और एलएलबी करते समय जो कॉन्फिडेंस आया वो ये आया कि जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ने गए, तो कुछ सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के बच्चे मिलते थे और उनसे बात होती तो हम उनको आंसर्स बताया करते थे। जी। वो अपना डिस्कशन करते थे, मेरी मित्रता हो गई तो वो अपने में डिस्कशन करते थे और मैं उनको बताता था इसमें ये होना चाहिए। तो उन्होंने तुम कहाँ से जानते? तो हमने कहा भई हम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये हुआ कि ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़कर हमें कुछ गाइड कर सकते हो? हमने कहा कर सकते हैं भाई। तो हम मालूम पड़ा कॉलेज के किसी निर्जीव स्थान पर बैठ गए और 20-25 लोग थर्ड ईयर के बैठ गए और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मैं उनको कानून पढ़ाता था। जी। वो रेफ़रेंस की बात है तो बुक हमने देख ली और मेरे को कानून बड़ी आसानी से समझ आता था। तो हमको लगा कि यार ये फ़ील्ड ही हमारी फ़ील्ड है जो अपने आप मुझे या तो बुला रही है या करवा रही है। तो एलएलबी करने के बाद फिर हम इस फ़ील्ड में उतरे। तो आपके स्कूलिंग वग़ैरह दिल्ली से हुई या नहीं जी, मैं तो बहुत रिमोट एरिया से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे, मतलब खेती-बाड़ी का काम होता था और हम फर्रुखाबाद जनपद जिसको पांचाल उसका ओरिजिनल नाम था, बाद में मुसलमान आए तो फर्रुखाबाद रख दिया। वहाँ से हमारा स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर हुआ करता था और हम पैदल खेतों में से क्योंकि रोड से जाते थे तो और लंबा पड़ता था और पैदल जाते थे तो खेतों में से और 5 भाई-बहन थे। तो खेतों में होते हुए हम रोज़ 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। कभी-कभी बारिश हो गई या बारिश के मौसम में तालाब भर जाते थे तो बड़े बच-बचा कर निकल कर जाते थे खेतों आड़ों से। तो हम मेरी स्कूलिंग जो है वो फर्रुखाबाद में गाँव से हुई। फर्रुखाबाद में गाँव से और इतने स्ट्रगल में। इस स्ट्रगल क्या वो तो वहाँ की लाइफ है। यानी कि इसी को बहुत सारे लोग बहाना बना देंगे कि पढ़ाई इसलिए नहीं हुई। नहीं सर, देखिए जिसको करना है वो कर ही लेगा और जिसको नहीं होना है उसने तो कुछ भी कर ले। भाई हम तो गाँव में पैदा हुए, हमारे सारे भाई-बहन और यहाँ तक कि मेरे बाबा ने उनके 10 बच्चे थे। मतलब मेरे पिताजी 10 भाई-बहन थे और सारे ग्रेजुएट थे। जी। मतलब मेरे पिताजी के भाई-बहन सारे ग्रेजुएट थे। पढ़ाई-लिखाई के मामले में मेरे परिवार में मतलब किसान का परिवार होते हुए भी मेरे बाबा को भी पढ़ाई का महत्व मालूम था और वो भी 12वीं थे अपने समय के। जी। वो +2 मतलब 10वीं वो क्या कुछ अलग-अलग नाम होते तो मैं उसको कैलकुलेट करके 12 बताता हूँ। जी। कि वो उस समय ग्रेजुएशन ऐसे रहा होगा 12वीं वो भी थे। मतलब वो भी अपने अपने इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति थे हमारे बाबा। जी। और मेरे पिताजी एमएससी थे उस समय के। मेरी बुआ और वो सारे एट लीस्ट ग्रेजुएट थे।
तो वो तो ये नहीं कहा जा सकता कि, मैं भी नहीं कह सकता कि भाई वो लोग तो हमसे ज़्यादा रिमोट अब समस्याओं में रहे होंगे, बिजली नहीं होती थी, वो नहीं होता था। उनके समय पे तो बिजली नहीं थी। हमारे समय पे आती थी, हफ्ते में 1 दिन आती थी, लेकिन आती तो थी। ठीक बात है। आप तो दिए में ही पढ़ाई हुई होगी सारी। मतलब या वो लोग तो वैसे ही पढ़े, और हम लोग भी लालटेन में ऐसे लटका कर पढ़ते थे। वो एक कुप्पी चलती थी जी, कुप्पी मतलब था, शीशी में तेल डाल दिया जाता था और सूत का, कपड़े का सूती ऐसे लपेट कर उसमें घुसड़ दिया जाता था, वो जलाया जाता था। उसमें हम पढ़ते थे। क्या है, लेकिन वो चूँकि माहौल घर का ऐसा था कि पढ़ना है, तो ये नहीं था कि साहब समस्या क्या है? ये समस्या नहीं थी। तो बचपन से कोई एम रखा था आपने कि लाइफ में बड़े होके ये करना है, या तो ट्यूशन कोई ऐसा? नहीं जी, देखो हम गाँव के रहने वाले लोग जो हैं, वो कोई एम रखते नहीं है सर। सर्वाइव कर जाएँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और पिताजी हमारे जो चूँकि बहुत एजुकेटेड थे, 1966-67 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो पिताजी कहते थे कि तुम करो चाहे जो कुछ भी, पढ़ाई ज़रूरी है बस। बट आज की डेट में आपकी वीडियो देख के ऐसा नहीं लगता कि आपके लाइफ में कोई एम नहीं है, या लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के एंगल से मतलब मुझे उसके अंदर एक बहुत कोर पैशन नजर आता है। जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ, लेकिन जब भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे कोर पैशन दिखता है उसके अंदर। तो इस वो कब आया? सर वो आया संघ से जुड़ने के बाद। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है वो। और उसका भी अपना एक किस्सा है। किस्सा ये है कि मेरे पिताजी भी उसी विद्यालय में पढ़े, संघ के, वो संघी विद्यालय कहा जाता था। वीएसएसडी कॉलेज कानपुर में था, तो हम 12वीं करने के बाद वहाँ पहुँचे। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़े, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पढ़े, अटल जी वहाँ रहे। मतलब बड़ी-बड़ी देश की विभूतियाँ उस विद्यालय में होती थी। मतलब आती थीं, रहती थीं। तो हम जब वहाँ गए तो सुबह 4 से साढ़े 4 बजे कोई खटखटाता था, "भई शाखा है।" तो हमको लगता था कि यार ये क्या सवेरे-सवेरे उठा देते हैं। तो मैंने अपने हॉस्टल के वार्डन से कहा जी। कि सर ये लोग परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा, "भई शाखा जाने में क्या समस्या है?" अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि इस विद्यालय का पृष्ठभूमि क्या है। हम नए-नए पहुँचे तो मेरा भाई पहले से पढ़ता था, तो वो कॉलेज के अंदर ही दूसरी शाखा पे लगती थी, वो वहाँ जाते थे। तो हमने हॉस्टल के वार्डन से कहा, वार्डन और मेरे पिताजी उसी हॉस्टल में एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। जी। तो पिताजी परिचय करवा गए थे उनसे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये परेशान करते हैं। उन्होंने शाखा जाने में क्या परेशानी है भई? सवेरे तो जल्दी उठना चाहिए, और बड़े सारे गुण गिना दिए उन्होंने। फिर मुझे लगा कि इनसे काम नहीं चलेगा, तो हम घर पहुँचे तो गाँव जाकर हमने पिताजी से कहा कि भई देखो व उस विद्यालय में तो रहना मुश्किल है। वो सुबह-सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और पढ़ने लिखना तो जैसे पढ़ते हैं नया बच्चा, क्या है, वहाँ कानपुर में हम गए थे, पहली बार शहर देखा था, तो घूमने में ही अपना इंटरेस्ट बहुत था। जी। वही अब कौतूहलता होती है ना, समझ लें क्या है शहर, अपन तो गाँव के रहने वाले। तो पढ़ाई-लिखाई जैसी चल रही थी, वैसी चल ही रही थी, लेकिन घूमने में अपना सही इंटरेस्ट था, शहर को जानने में। तो हमने उनसे कहा कि भई हम पढ़ते हैं रात में और सुबह उठते हैं, तो वो सवेरे सवेरे उठा देते हैं, नींद खराब कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भई एक काम करो, सवेरे जल्दी उठ के पढ़ा करो। तो उन्होंने कहा फिर तुमने क्या किया? हमने कहा हॉस्टल वार्डन से कहा मैंने, केपी तिवारी उनका नाम हुआ करता था, मैं केपी तिवारी सर से कहा। तो पिताजी मुस्कुराए, बोले क्या किया? क्या कहा उन्होंने? तो हमने कहा उन्होंने तो तमाम गुण गिना दिए। बोले सही तो गिना दिए, हम भी तो जाते थे। तो अब कोई ऑप्शन अपने पास बचा नहीं है। अब हॉस्टल में आए, पिताजी से कहा हॉस्टल के बाहर रह लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं रहना हॉस्टल ही में है। फिर जो मुझे उठाने आता था सुबह, तो अपन ये मान के चलते थे कि आज इसको पटकेंगे। कबड्डी होती थी, खेल-कूद होते थे, और मैं तगड़ा था थोड़ा। तो हम उसकी दूसरी टीम में, अपोज़िट टीम में रह के, और उसको मारा करते थे। मारा मतलब कबड्डी में ही। हाँ, कबड्डी। तो 1-2 दिन में लोग समझ गए, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है। अब वो समझ गए, तो धीरे-धीरे लड़कों ने कहा भई नहीं जाएँगे बुलाने। तो हमारे जो मुख्य शिक्षक थे, वो नए-नए प्रोफ़ेसर भी बने थे, एडॉक पे लगे थे। नाम उनका नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आज भी बहुत। तो उनसे बच्चों ने कहा कि सर देखो वो तो दुबई आता है और ऐसे-ऐसे करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ। वो आए, भई दिलीप जी, तो हमने आँख खुलखुलाई, हमने कहा आज तो गुरुजी आ गए, ये तो हो गया गलत। हालाँकि वो 1 साल पहले ही प्रोफ़ेसर, मैं घुसा था और वो एमएससी करके निकले थे।
तो हम कबड्डी खेलने गए, तो बाई चांस की बात है वो अपोजिट में थे, हम इधर थे, और कबड्डी देने हम गए तो वो यूं 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 कर रहे थे, मैं ऐसे कर रहा था, उनके गाल पर कड़ गया। वो वाकई में मैंने कुछ नहीं किया, उनके लग गया। तो सबने उसको रिलेट किया कि देखो ये रोज किसी न किसी को मारता, आज गुरुजी को भी नहीं छोड़ा वो। अब वो जैसे चल रहा था, सिलसिला चल रहा था, लेकिन वो गुरुजी भी बड़े वैसे थे, वो भी मतलब इन सबके बावजूद जी वही करने आते थे, कोई आता ही नहीं था उठाने। उन दिनों रज्जू भैया सरसंघ चालक हुआ करते थे, तो पूजनी सरसंघ चालक जी का प्रवास हुआ कानपुर में, और हम सबको पथ संचलन करना था, और हॉस्टल में रज्जू भैया को आना था। तो संघ की पद्धतियां तो मुझे मालूम नहीं थी, तो पद्धति होती सबसे बिगड़ैल है उसके पास, उसको बुलाया जाता था, उसका परिचय होता था। तो भाई रज्जू भैया ने, मतलब मैं, मुझे सही से प्रकरण वो याद नहीं है, लेकिन मैं उनके पास बैठा मेरे कक्ष में, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पता नहीं बहुत सारी बातें उन्होंने की। हो गया, मैंने कोई होगा, मैं भी नहीं जानता था कोई होगा। दूसरे दिन पथ संचलन के बाद फूलबाग में एक बड़ा कार्यक्रम था, और वहां मंच सजा था, दो ही लोग बैठे थे उस मंच पर। एक हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट, जो कि उस समय प्रांत के संघ चालक थे, और दूसरे रज्जू भैया, जिनसे मैं एक दिन पहले मिला था और जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और उस समय मुझे वो आशीर्वाद, मतलब ये नहीं लग रहा है, क्या नहीं, तमाम लोग समझाते हैं वैसे, वो भी समझा के इतना भी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, उनमें से कुछ लीडर्स को मैं पहचानता था, वो मेरे साथ लाइन में बैठे थे। तो मेरी बुद्धि ठनकी कि यार इतने बड़े बड़े लीडर, जिनको मैं लीडर मानता हूं एटलीस्ट, क्योंकि मैं फर्रुखाबाद का था, वो सज्जन फर्रुखाबाद से ही आते थे, बीजेपी के बड़े लीडर थे, प्रदेश के बड़े गद्दावर लीडर माने थे, मेरे लिए तो वो आइडल थे। तो वो मेरे बगल में जब बैठे दिखाई पड़े, और उन्होंने वैसे पूछा, क्यों तुम यहाँ? हमने यहीं पढ़ते हैं चाचा। तो हमको लगा यार, ये जो दो लोग बैठे हैं, ये इसका मतलब अति विशिष्ट हैं, ये जो जिनको नेता मैं बड़ा मानता हूँ, ये तो बगल में बैठे हैं। फिर फील ये आया कि यार इतने बड़े औहदे का व्यक्ति, मतलब जब लोगों से पूछा तो उन्होंने, अरे पूजनी सरसंघ चालक थे, उन्होंने, अरे पूजनी, अब रज्जू भैया स्टूडेंट्स के बीच में बहुत रहते थे, वो प्रोफेसर थे खुद भी, उनको स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी मालूम था, उनको उनको मालूम भी था कि इनको कैसे करना है। तो वो ये सोचकर हमारे चूंकि जैसे मैंने कहा कि वार्डन जो है पिताजी के मित्र हुआ करते थे, एक ही रूम में रहे थे, तो वार्डन ने उस समय सोचा होगा कि भाई ये बिगड़ैल है, इसको थोड़ा सा ठीक करा जाए, या जो भी उस समय हमको वहां बुलाया गया, या हम वहां बैठ गए, उनके साथ बिठा दिया और बातचीत होने हो गई। वो केपी तिवारी साहब, जो मैंने शिकायतें कहती की संघ की, उसकी वजह से शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन बाद में जब हम वहां कार्यक्रम से आए और हमने पूछा कि भाई ये कौन, वो तो लोगों ने कहा पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं ये, तो मुझे एहसास हुआ कि देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, और मैं इतना तुच्छ व्यक्ति, जो पता नहीं क्या क्या सोचता हूं इन सब के बारे में, और वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, तो मुझे लगा कुछ सब्सटेंस इनमें है ये। और पिताजी ने पहले बताया ही था, हॉस्टल वार्डन बता ही रहे थे, बड़ा भाई भी बता रहा था, वो द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित था। तो हमको लगा कि भाई हमको शाखा जाना चाहिए, समझना चाहिए, और हम शाखा गए, तो फिर चले गए जी। फिर वहाँ थोड़े-थोड़े दायित्व, तो संघ में खास बात ये रहती है कि हम थे तो बालक ही, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी ध्वज का काम तुम्हारा है, तो कभी चूना तुमको डालना है, कभी ये दायित्व तुम्हारा है, कुछ ना कुछ काम देते रहते, या सुधारने के लिए देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसमें लोड डालो। सही बात। वहां से जुड़ा हुआ तो संघ के साथ जुड़ा हो गया। अभी भी संघ को मैं केवल जानता हूं, पहचानता नहीं। तो तब भी मैं जानता था, पहचानता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हो। ये प्रक्रिया शुरू हुई जब कुछ काम आने शुरू, जब स्टूडेंट लाइफ के बाद सेकंड इनिंग शुरू हुई, तब समझ में आना शुरू हुआ, कि भाई वाकई में संघ मतलब क्या, कि कितना काम करते हैं, हर एक छोटे छोटे विषय पर सोचते हैं। फिर संघ की शाखा, जब मैं
बड़ी शाखा में जाने लगा, जहाँ मतलब अभी तो हम कॉलेज वाली जाते थे, तो हम बच्चे ही थे, खेलते कूदते थे। जब हमने प्रौढ़ों की शाखा में जाना शुरू किया, तो वहाँ जो चर्चाएँ हुई, वहाँ जो देश का मंथन था, जो देश का विचार था, फिर कार्यक्रमों में जाना शुरू किया, तो जो बौद्धिक होते हैं, वो शरीर को छोड़िए, मस्तिष्क, शरीर पूरा झंझना जाता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ स्कूल में और सत्य कहाँ है? सही बात। फिर वो छोटे-छोटे लिटरेचर, छोटी-छोटी पुस्तकें छापता था साइंस, उसका एक इंस्टॉल बाहर लगता था। तो उस समय ₹2, ₹3, ₹5 की अभी भी 5-5, ₹7-7 की किताबें मिल जाती हैं, ₹2-4 की होती थी, तो भई एक ले आए कोई छोटी-सी, उसको पढ़ना शुरू किया और इंटरेस्ट आया, तो किस समय व्यक्तित्व बदला, किस समय सोच बदली, किस समय दूसरे तरह से नज़रिए से सोचना शुरू कर दिया, ये समझ ही नहीं आया कि मेरी दुनिया एक स्टूडेंट से, एक बिगड़ैल लड़के से कैसे ट्रांसफॉर्म होती चली गई, और हम राष्ट्र का विचार आने लगा। जो विचार आने लगा वो मुख से निकलने लगा। जो विचार, जो व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ, या मैं कहूं कि जो दृष्टि परिवर्तन हुआ, उसने चीजें देखना सिखा दिया। जी, अब विश्व की कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो राष्ट्र प्रथम देखते हैं कि उसमें राष्ट्र कहाँ है, उसमें मेरे देश का भला कहाँ है। कोई घटना देश की चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, अब वो करते समय दिमाग में ये आता है कि ये मेरे देश के भविष्य के लिए, ये इसने ये बोल दिया तो ये इसका मतलब कहाँ निकलता है, और ये बोला तो इसका मतलब कहाँ नहीं, ये कर रहा है तो इसका मतलब कहाँ निकलेगा, ये कहाँ टारगेट कर रहे हैं। तो जब हम बोलना शुरू किए, संघ ने काम देते देते हमको, मतलब जिले का काम, फिर प्रांत का छोटा मोटा काम, फिर मैं आया अरुण कुमार जी के संपर्क में। मनेर कुमार जी उस समय सह संपर्क प्रमुख राष्ट्र के बने। 370 के लिए वो कुछ काम कर रहे थे। जी, हमारे यहाँ उनका भोजन लग गया, किसी कार्यक्रम में वो आए होंगे, तो उनका भोजन हमारे यहाँ रख दिया गया। ऐसे ही होता है, प्रचारक जाते हैं तो कहीं न कहीं भोजन करवा दिया जाता है। मैं उस समय पढ़ा रहा था, और पढ़ाना शुरू किया था हमने, मतलब पढ़ा ही रहे थे लोगों को। उनसे हमारी वार्ता हुई, तो पहली सिटिंग 6 घंटे की हुई, जबकि वो आए 1 घंटे के लिए थे, भोजन करके चले जाएँगे। एक अखिल भारतीय अधिकारी, और 6 घंटे हमारी 370, और बाकी सिनेरियो पर मेरे विचार। यूट्यूब तब तक आ चुका था, मैं पढ़ाते समय भी 370 का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर चुका था, क्योंकि दृष्टि बदल गई थी। संघ ने सोचना बदल दिया था। तो कानून का इंटरप्रिटेशन भी वैसा जैसा राष्ट्र के पक्ष में जाता है। तो पढ़ाते समय भी हम रिकॉर्ड करते थे, ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, तो पढ़ाते समय भी 370 हमने रिकॉर्ड किया और उसको यूट्यूब पर डाल दिया था। जी, मुझे लगा कि मेरा इंटरप्रिटेशन लोगों को सुनना चाहिए। ये ऐसे सॉल्व होगा। वो संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों को पसंद आया। उन्होंने कहा, भाई ये तो रास्ता है, वो काम करने वाला लड़का लग रहा है, वो सोचता भी है इस विषय में। क्योंकि जनरली लोग ये तो कहते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और सारा का सारा है। जी, लेकिन उसके अंदर घुस के और उसके इंटरप्रिटेशन करना, उसके अंदर की चीजों को, प्रक्रियाओं को ढूंढना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, ये जनरली नहीं करते। हाँ, नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते, उसको सोचते ही नहीं है। लेकिन परमात्मा जिसको दृष्टि देता है, उसको दिखता है। सही बात था। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े हैं और वो गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिख केवल 2 ही 3 लोगों को रहा है। सही बात। वो अर्जुन को दिख रहा है, वो भीष्म पितामह को दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा। तो वो दृष्टि भी भगवान स्वयं देता है कि आप देख सकते हो। तो 370 मुझे दिखने लगा। हमारी और भाई साहब की बात हुई, बात होते समय 6 घंटे चल गई, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट, जबकि वो बहुत लर्नेड थे और मैं उस मामले में प्रवेश करता था। लेकिन होते-होते फिर उन्होंने कहा कि फाइनली मेरे से पूछा कि मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा मैं समय दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, आपको भी दूँगा। कुछ दिन बाद उन्होंने दिल्ली बुलाया, एक बड़ी बैठक थी, उस बैठक में रखवाया कि भई तुम अपनी बात कर रखो। फिर उन्होंने कहा कि भई ये अपने विचार रखने हैं, यही जो तुम्हारी लाइन है ये रखनी है। फिर एक बड़ा सेमिनार किया और पूरे देश के लोगों को बुलाया और फिर कहा कि यही विचार उनके सामने रखने हैं। लीगल फ्रेटर्निटी देश भर की थी।
आज माननीय उपराष्ट्रपति मनी धनखड़ जी भी थे उसमें, मतलब बड़े-बड़े जो आज बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे वो हैं, ऐसी पर्सनैलिटी संघ ने बुलाकर रखी थी। जी, और हमने विचार रखे, विचार रखने के बाद वो लोगों ने कहा भई इसी लाइन पर काम ठीक है, और भाई साहब पहले से कर ही रहे थे। उस लाइन पर हमने काम बढ़ाना शुरू किया और उसी लाइन पर 370 पार्लियामेंट ने खत्म किया। उसी लाइन पे जो लाइन 15 साल पहले तय हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसी दौरान देश भर में प्रवास होने, लीगल फ्रेटर्निटीज़ के बीच में जाना, हाई कोर्ट्स में जाना, तमाम इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना और विचार रखना, क्योंकि जितना इस बड़े ग्रुप के साथ आने के बाद डेटा आता चला गया, उनका मार्गदर्शन मिलता चला गया, उनकी दृष्टि हम से सोचना शुरू कर दिया, जो जिस टारगेट को वो करना चाहते थे, उस टारगेट को सोचना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे एक से एक कड़ी मिलती चली गई और उनका मार्गदर्शन सबका रहा, तो भगवान ने कृपा कर दी। जब बात हो ही रही है देश के फ्यूचर की, तो फिर अमृत काल क्या है? आपकी भाषा में, आपके वर्ज़न में व्हाट इज़ अमृत काल? जो भी 2047 की बात करें, तो क्या है? मेरा मानना इस विषय में स्पष्ट है। भारत को अपनी ग्लोरी पर ले जाना, भारत का जो अपना ओरिजिनल अस्तित्व है, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से और ईसाई अंग्रेजों की वजह से जो पूरा मॉडल डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी पुनर्स्थापना जिस दिन हो जाएगी, या हम कहें कि जो टारगेट रखा गया है, उसको हम पुनर्स्थापित कर पाएंगे, जी, वो हमारा अमृत काल होगा। मैं उसको ऐसे जोड़ता हूं कि गुप्त काल भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है, और गुप्त काल के विषय में यह कहा जाता है क्योंकि वो 300 साल का पीरियड है, 50% से लेकर 80% तक विश्व की इकोनॉमी भारत के पास होना। ये मुस्लिम आक्रांता जो है वो ऐवे ही नहीं आए, जी, वो भारत की ग्लोरी देखकर आए। ये जो ईसाई भारत में आए, जिनको नेहरू जी ने या कांग्रेस ने अंग्रेज कहा, क्योंकि उनकी कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी ना दिखाई पड़ जाए, इसलिए अंग्रेज कहा, भाषाई आइडेंटिटी बनाई। ये जो ईसाई भारत में आए, ये ऐवे ही नहीं आए। ये जो डच, पुर्तगीज और बाकी जो आए, ये भारत की ग्लोरी देखकर आए। जैसे बल्ब जलता है और पतंगा वहां पहुंचता है, ये वो बल्ब को देखते हुए यहां तक आए थे, और इन्होंने पूरे भारत को नोच कर खा गए। मैं कहता हूं उससे पहले का जो समय है वो विश्व की 70%, अगर ऑन एवरेज भी माने 60 से 70% इकोनॉमी भारत के पास है, अकेले भारत के पास। और विश्व का जो नॉलेज सिस्टम है, जी, उसका जो आज चल रहा है, वो उसका क्रिएटर भी भारत ही है। कई एक विषय है, विषय ये है कि ये विश्व बना क्यों, मतलब संसार दुनिया है क्यों, उसका जवाब किसके पास है? नहीं। जब आप, अगर आप खाड़ी में चले जाएंगे, यूरोप में उधर चले जाएंगे, तो उनका जवाब क्या है? उसने बनाया जो मेरा वो है, वो जो कह गए, वो उनके पास एक किताब रहती है, वो किताब में जो लिखा है वो है। भारत के उपनिषद पढ़ेंगे तो वो विश्व में आत्मा की यात्रा से लेकर और इस सृष्टि के निर्माण से विनाश तक की बात करता है, और ये परमात्मा की सृष्टि का पूरा रहस्य बताता है। उसका जवाब विश्व में किसी के पास, उसका जवाब सिर्फ भारत के पास है। एक पल, फिर मेरे जन्म के बाद मेरा संबंध क्या? जी, उस संबंध का जो पूरा का पूरा रहस्य है वो सिर्फ भारत के पास है। हम कौन से पेड़ को पूजते हैं, किस पर आरती करते हैं, हम कौन सी नदियां पूजते हैं, हम हवाओं का क्या करते हैं, हम पृथ्वी का, फसल का, पेड़ का, पौधों का, संसार में जो कुछ भी है, जी, कोई पतंगा और जानवर भी है, उससे मेरा नाता क्या? जी, इसका जवाब केवल भारत के पास है, और भविष्य संसार का क्या, उसका जवाब सिर्फ भारत के पास है।
जिसके पास आज भी जवाब है वो धनवान है। जी, भारत के पास उस स्वर्णिम काल में जवाब हुआ करते थे, भारत धनवान था। नए सवाल रख दिए गए, वो सिस्टम पूरा बदल दिया गया, भले ही तलवार की दम पर, डिस्ट्रॉय करने की दम पर, वो बदला, हम अनभिज्ञ होते चले गए और हमारे पास से नॉलेज है तो, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं। जी, अब आजादी के बाद भी 65 वर्ष तक हमने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया जिससे हम उस सिस्टम को दोबारा एक्सप्लोर करते। मैं मानता हूं 2012, 13, 14 के बाद वो एक समय शुरू हुआ, सरकारें बदली, देश बदला और हम अपने ओरिजिनल नॉलेज सिस्टम की तरफ वापस आने शुरू हो गए। स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। आप एजुकेशन व्यवस्था बदलते हैं तो स्ट्रगल है, वो 3 भाषा लेनी है तो स्ट्रगल है, दूसरी भाषा हम क्यों सीखें इस पर स्ट्रगल है, आप क्यों, आपके क्षेत्र को क्यों माने उस पर स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। सर ये एनसीईआरटी जो चीज़ आप कह रहे हैं, इसको एनसीईआरटी में हम कब तक देखें? नहीं, उसमें तो जैसे-जैसे रिसर्चें अप्रूव्ड हो रही हैं, देखो एक सिस्टम मानकर चलना चाहिए कि किसी भी पाठ्य पुस्तक और किसी भी परिवर्तन का एक सिस्टम है। ऐवे ही मैं नॉलेजवान हूँ, मुझे मालूम है या मेरा विचार है वो मैं थोप नहीं सकता। बिल्कुल, तो उसको जो तरीका विश्व मानता है उस तरीके से उसको देना पड़ता है। तो जैसे-जैसे वो रिसर्चें आती जा रही हैं वैसे-वैसे इनमें परिवर्तन होता जा रहा है। अब उस पर जो लोग पुरानी किताबें पढ़े हैं या जिन्होंने जानबूझकर उनमें लिखवाया था वो विरोध करते हैं। हाँ, वो तो होगा। वो कह रहे हैं कि साहब ये पूरा बदले दे रहे हैं, ये भारत के महापुरुष पढ़ा रहे हैं। भारत में विवाद क्या है? भारत के महापुरुष क्यों पढ़ा रहे हो आप? सही बात। आप राम और कृष्ण को क्यों पढ़ा रहे हो? पूर्वजों को क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब ये आप सोच लीजिए कि उनका विचार क्या हो सकता है? और जब उनका आज ये विचार है तो वो पिछले 65-70 साल करते क्या रहे? वो यही करते रहे कि विचार कैसे पोषित ना हो पाए, इस पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई। इसलिए अब वो नॉलेज सिस्टम चूंकि बैक आ रहा है, धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, उसमें मैं मानता हूं कि संघ का सबसे बड़ा योगदान है, इस पूरे विषय को जीवंत रखने में। सर तो सन 2047 तक जो हमारे सबसे ज़्यादा यूथ आज की डेट में है, जो डेमोग्राफी के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग, उनका क्या योगदान? उनको कैसे देखता है हमारा जो भी आज जो भी विजनरीज आज इंडिया में हैं टॉप लेवल पे? देखिए, विश्व का जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमिक मॉडल, वो मॉडल उन्होंने पलटकर नया मॉडल आ गया। आज सर्विस सेक्टर पर आप डिपेंड कर गए हैं। जी, भारत में सर्विस सेक्टर हुआ करता था, अगर आप गुप्त काल में चले जाएंगे तो रोटी कपड़ा मकान ही अपने पास होना चाहिए। तो हम पूरा डिपेंड करते थे एक गांव, और वो ग्लोबल विलेज हुआ करता था। जी, किसी को आवश्यकता नहीं थी। आज आप मड की हट बना रहे हो ना, भले ही आप बहुत पैसे देकर लोग उसमें रहने के लिए महीने 2 महीने जाते हैं और दुनिया भर का। तो मेरा मानना ये है कि उस सिस्टम को इन्होंने पलट दिया। इस पलटे हुए सिस्टम को थोड़ा-सा आज रिवर्स करके जी। फॉरवर्ड होना है। हुँ, अब उसको कैसे भारत सरकार ने या केंद्र में जो सरकार बनी 2014 के बाद, उसने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। क्योंकि आप एजुकेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? सही बात। क्योंकि वो नॉलेज सिस्टम ही तो है, जिसको मैं कह रहा हूँ गुप्तकाल, वो नॉलेज सिस्टम तो है, कुछ और तो नहीं है। ना, ना। और आज की तारीख में डेटा इज़ मनी, नॉलेज इज़ मनी, आज तो नॉलेज ही मनी है। तो ये जो यूथ है, इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लाई। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जी, उसका एक बाकायदा यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट खोला है और इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम नीचे तक ले जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जैसे ही हमको वो वैभवशाली भारत समझ आएगा, तो हमको महसूस होना शुरू हो जाता है कि सर, हम कौन से परिवारों के लोग हैं, हम किस वंश के लोग हैं, हम किस देश के लोग हैं। जी, हुआ क्या कि मुस्लिम शासक और ईसाई शासकों ने भारत को आत्मग्लानि में डुबो दिया। सही। जो मेरी शक्ति थी, वो शक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी, उसको हीन भावना पैदा हो गई। वो जो बाल काटता था
उसको हीन भावना पैदा हो गई, वो काम करने को तैयार नहीं। शाम को 1000 रुपए पैदा कर सकता है, लेकिन कहीं दूसरे की नौकरी कर रहा है 30 रुपए रोज, सही बात। 100 रुपए रोज में, 200 रुपए, 500 रुपए में, लेकिन वो 1000 रुपए का मालिक शाम को है, वो नहीं करना चाहता। आत्मग्लानि में डुबो दिया। अब वही सिस्टम पार्लर के रूप में आ गया, और वो पार्लर किसी और विशेष समुदाय ने कैप्चर कर लिया। अब वहां प्रेस्टीज है। तो आत्मग्लानि में डूबे हुए भारत को पहले भारत का वैभव, हम किसके वंशज हैं? हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हम इस धरती पर पैदा हुए जहां देवताओं ने जन्म लिया। जी। हम उस धरा पर पैदा हुए जिसने विश्व को कवर किया, जिसने विश्व के ऊपर शासन किया। जी। केवल तलवार के दम पर नहीं, नॉलेज के दम पर। नई एजुकेशन पॉलिसी में वो हम सब रिवर्ट लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अब वो नई एजुकेशन पॉलिसी कोरोना काल में 2020 में आई थी, 5 साल का उसका समय था, 2025 में उसको इंप्लीमेंट होना था। 2025 में नहीं, 2025 तक इंप्लीमेंट होना था। लेकिन हम पुराने सिस्टम से इतने जकड़े हुए हैं कि हम वो नए सिस्टम में आना नहीं चाहते थे। नतीजा ये निकला कि सरकार ने पीएम श्री योजना में पीएम श्री विद्यालय, और हम फिर विद्यालयों को हायर कर रहे हैं, उनका फंड निकाल रहे हैं, राज्य सरकारों को फंड दे रहे हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में हम दोनों चीजें लेकर आए। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने का उपयोग भी करना है। तो हमने कहा कि यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लीजिए, उसका काम कर लीजिए। जिस दिन आपको लगे कि मुझे और पढ़ना है, उस दिन काम छोड़िए, सेकेंड ईयर पढ़ लीजिए 10 साल बाद भी, और फिर सेकेंड ईयर पढ़कर फिर चले जाइए, और फिर जब आपको जरूरत पड़े तो फिर थर्ड ईयर में आ जाइए। यानी कि एजुकेशन आपके वर्क के साथ अटैच होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। जॉब के जो आप पढ़ रहे हो उसको करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिग्री ले आए और फिर रोड पर खड़े होकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी दो। भाई हम नौकर क्यों बने? सही बात। हम देश के मालिक लोग हैं। सर आज अगर नोटिस करें इसी बात पे छोटा सा, मैंने नोटिस किया ऐप बेस्ड बाइक जो चलाते हैं, जॉब चली गई, 45 की उम्र है, बाइक चला रहे हैं क्योंकि और कोई काम आता नहीं, फाइलें इधर से उधर करते थे, बाइक चला सकते हैं। तो जो एटलीस्ट आप कह रहे हैं वो तो सर काम आएगा ही। उसको अब जो मैं पीछे कह रहा था, अब आपने उसका प्रश्न किया। एक गांव है, उसमें 100, 200, 300 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर किसान खेती करता है। जी। किसान जो खेती करता है वो पूरे गांव की मदद से फसल काटता है और फसल बोता है, पूरे गांव की मदद से। अब उस गांव में आर्टिसंस हैं, कामगार हैं। कोई सोने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई वस्त्रों का काम करता है। सब जितने प्रकार के आर्टिसन चाहिए वो हमारे गांव में है। जी। अब सोर्स ऑफ इनकम पूरे गांव की वो खेत है। खेत में फसल हुई, उन सब में बटी, साल भर का सबका खर्चा निकला। भाई ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब सब इनमें से भूखा कोई भी रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। अब परिवारों में जो कुछ फंक्शन और कार्यक्रम होंगे उसमें कुछ मिलेगा। एक पंडित होगा, पंडित के साथ एक नाई होगा, एक तेली होगा, एक धानुक होगा, एक धोबी होगा। सारी 7 जातियां उसके साथ पंडित के साथ अटैच करेंगे। तो पंडित जहां जहां चलेगा वो सबकी दक्षिणा साथ में लेगा। करेगा जी। चिंता करेगा कि ये इनका काम होना है क्योंकि ये हमारे साथ हैं। और सारे का क्या है, कोई कर्मचारी इनमें? एक भी कर्मचारी नहीं, सब मालिक है। अब ये सब जो मालिक हैं ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और नए नए प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जी। खेत में जो फसल हुई वो हम सब खा पी कर बराबर हो गए। एक्स्ट्रा जो बचा उसमें हमने लगान भी दिया। एक्स्ट्रा जो बचा उसको हमने बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किया। तो हमारे गांव में जो फसल नहीं होती वो भी हम लेकर आए, जो चीजों की हमें आवश्यकता थी वो हम लेकर आए। गांव में घर बनाने के लिए सबने मिलकर छप्पर डाला। जी। सबने मिलकर बेटी की शादी करी। सबने मिलकर मुंडन किया।
किसी घर से तवा आया तो किसी घर से बर्तन आया, तो किसी के यहाँ गेहूं आया, तो किसी के यहाँ से चावल आया, तो किसी के यहाँ से अनाज आया, तो किसी के यहाँ से दूध आया, तो किसी के यहाँ से मट्ठा आया, तो किसी के यहाँ दही आया। और सबके बर्तन हम इकट्ठे करके लाए गांव भर के, सबके गांव भर की चारपाई इकट्ठी करके लाए, और ये हो गई बारात। बिल्कुल। जिसकी बेटी, उसको 1 रुपया नहीं देना। जी। और पहले तो वो भी था कि अगर बेटी की शादी है तो उसमें खाते भी नहीं। और हमने खाना भी नहीं है, जिसने करना है उसने खाना भी नहीं है। और ये बारात पूरे गांव की बारात है। ये बारात केवल उसकी बारात नहीं, पूरे गांव की बारात है ये। और ये जो दामाद है वो पूरे गांव का दामाद है। ठीक है ना। हमारे गांव का उस गांव से 2 गांव का विवाह हुआ। जी। तो जब हमारे गांव से कोई व्यक्ति जाएगा तो कहेगा मेरी बेटी एक इस गांव में है, होकर चलते हैं। और बेटी के यहाँ जाएगा तो नई फसल, नया सामान कुछ हुआ होगा तो कुछ लेकर जाएगा, बेटी के यहाँ जा रहे हैं। सही बात। अब वो बेटी केवल उनकी नहीं, जिनके बायोलॉजिकल फादर हैं, वो मदर हैं, वो पूरे गांव की बेटी। अब इस सिस्टम में सौरो कहाँ है, इसमें गम कहाँ है, इसमें पछतावा कहाँ है, इसमें आत्मग्लानि कहाँ है? नहीं है। और इस सिस्टम में जो स्पेयर में बचा, वो इकट्ठा होते होते राष्ट्रीय खदान में गया और उसने उसको एक्सपोर्ट किया। कोई सब जगह से बची तो रहा है, यहां कुछ ऐसा नहीं है जो कम पड़ रहा हो। कम पड़ रहा तो बार्टर सिस्टम में कर लिया कुछ, और कभी कम भी पड़ा तो हमने तय कर लिया कि साल भर हम थोड़ा थोड़ा कम खाएंगे, हम अपनी बचत में साल भर का हिसाब लगा लेंगे। और हमने वो फिर जो बचा हमारा एक्स्ट्रा, वो हमने राजा को दिया, लगान के रूप में दिया, और बाकी के रूप में उसके पास। अब सारे देश से जब पैदा होकर आया तो राजा क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा। मतलब सरकार केंद्र की क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट करेगी तो वहां से मिलेगा क्या, इंटरनेशनल करेंसी क्या, गोल्ड है जी, सिल्वर। इसलिए भारत सोने की चिड़िया अपने आप बनेगी, क्योंकि हमें मिलता ही सोना है। सही बात। और हमारे घर में हमें आवश्यकता ही नहीं है। सर वो तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई करेगा तो हो जाएगा सर ऑटोमेटिक। अब इसके बाद अंग्रेजी सिस्टम जब आया तो उसने क्या किया, उसने कहा जमीन हमारी है, जी। किसान की नहीं है। किसान मालिक था अभी तक। उसने कहा जमीन हमारी है, उगाओ और हमको दो। और ये जो आर्टिसन है, ये पूरा सिस्टम उन्होंने भंग कर दिया। गुरुकुल का सिस्टम हमारा भंग कर दिया। और इस आर्टिसन को उसने, जो यहाँ लोहे का काम करता था, उस लोहे की फैक्ट्री वहां पर उसने लगाई, और 20 गांव के लोहे के काम करने वालों को वहां अपना नौकर बना लिया। अभी मालिक से क्या बन गया, नौकर। और वो परंपरा चलते चलते हम आज भी, फिर वो बड़ा फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो गया तो कंपनी में ले ली, कंपनी में नौकरी, बाकियों में नौकरी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 मालिक हैं और 1 लाख नौकर है उसमें। और पहले क्या था, हम सारे मालिक हैं, केवल एक मैनेजर ऐसा हो सकता है उसको कुछ लाभ ज्यादा मिल रहा हो। मैनेजर मतलब जो खेत को जो बो रहा है, जो फसल कटवा रहा है, वो मैनेजर हो सकता है। लेकिन उस फसल से पूरे गांव में से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। सही बात है। एक भी घर टूटा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति की बेटी के विवाह नहीं रुकेगा, एक व्यक्ति का बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। वो गांव निपटाएगा, जैसे वो निपटाए, वो गांव की समृद्धि गांव के अंदर रहेगी। यूथ की कंट्री के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जैसे आपके एक वीडियो में मैं देख रहा था, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, जो ड्यूटीज है उसको लेकर के कुछ। मैं उसी पर आ रहा हूं जी। अब ये जो गांव का सिस्टम है, ये सिस्टम सरवाइव तभी कर पाएगा जब ईच एंड एवरी पर्सन विल फॉलो द ड्यूटी। आई हैविंग द राइट टू फॉलो द ड्यूटी। यूरोपियन सिस्टम ने ड्यूटी से राइट पर लेकर आए वो। जी। मैं कहता हूं, हम परिवार में 5 लोग हैं, हम पांचों अगर अपनी ड्यूटी मान लें और राइट ना माने तो कभी कंफ्लिक्ट हो सकता है क्या परिवार में? नहीं होगा। अगर सेवा भाव से हो रही है चीजें तो सर ड्यूटी है, तो जब ड्यूटी है तो ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं कि मेरा कर्तव्य है ये। अब सामने वाले ने कुछ कर दिया, अरे यार मेरा कर्तव्य था, उससे हो गया होगा। तो जब आप ड्यूटी राष्ट्र के प्रति बनाएंगे, पेड़ के प्रति, पौधे के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, गांव के प्रति, इलाका, राष्ट्र, और जो भी हमारे रिलेशन है, वो सबसे अपना नाता जोड़ेंगे। अब ये जो नाता कैसे जोड़ते हैं, देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम। जी। अब जो व्यक्ति पेड़ मां के नाम लगाएगा,
पानी भी देगा। वो पानी देगा और उसके फल तक कहेगा कि मेरी माँ इसमें लिखती है मुझे। बिल्कुल। ये अब है तो पेड़, अब एक पेड़ तो ये है कि सब भगवान ने मुझे, ऊपर वाले ने दिया है काट कर मेरे लिए खाने के लिए है। पेड़ है, पौधा है, बकरा है, बकरी है, जानवर है, आदमी है, सब खाकर काट कर खा जाओ। उसने दिया है वो और देगा। और एक मेरा रिलेशन है, ये मेरा रिलेटिव है, ये पेड़ मेरा रिलेटिव, ये गाय मेरी रिलेटिव, ये जानवर मेरा रिलेटिव है। ये जो रिलेटिव है मेरा, सर, भाव नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। और इसके प्रति हमारा जो सद्भावना है वो नहीं बदल जाएगी। सब पानी देने का तरीका भी बदल जाएगा। ठीक है ना, उसकी चिंता हमको होने लगेगी। अब भारत में सिखाया क्या, लड्डू गोपाल है, वृंदावन से लोग लाते हैं, बच्चों की तरह रखते। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल को सही से रख सकता है, उसकी चिंता कर सकता है, निर्जीव दिखते हैं, उनमें आत्मा देख सकता है, उसमें भगवान देख सकता है और उसका पालन कर सकता है, क्योंकि ये मेरे लड्डू गोपाल है। उसको दर्द है, भोजन करने से पहले लड्डू गोपाल को खिलाता है, बच्चे को साथ बच्चे की तरह 7 साल लिए घूमता है। पूरे विश्व के जो जीवंत चीजें हैं उनसे उसका नाता हो गया जी। इस पृथ्वी को उसने मां मान लिया, उस सूर्य को ऊर्जा देने वाला देवता मान लिया जी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही उसका भाव बदला और उसने कर्तव्य फील किया कि मेरा कर्तव्य है कि इस पेड़ को मैं बचाऊंगा क्योंकि ये मेरी मां के नाम का है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, भारत भूमि को मैं बचाऊंगा क्योंकि ये मेरी माता है, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी मां है। ये मां वो है जिसने देवताओं को जन्म दिया जी। इस भारत भूमि में, देवताओं का जिनकी मैं पूजा करता हूं, उसको भी इस भारत माता ने जन्म दिया। जिस दिन ये भाव हम पूरे देश में फैला लेंगे, उस मां के प्रति जो कर्तव्य है वो भाव पैदा हो जाएगा, अधिकार भूल जाएंगे जी। और जब तक अधिकार ध्यान रखेंगे तो अपनी मां से भी लड़ेंगे और अपने बाप से भी लड़ेंगे, बच्चों से भी लड़ेंगे और परिवार से भी लड़ेंगे। ये जो अधिकार का भाव है, ये आपको किसी दूसरी तरफ ले जाता है। सही बात। अधिकार का भाव पैदा हो जाएगा जिस दिन, और कर दिया, अंग्रेजों ने यही किया, अधिकार का ही भाव पैदा करवाया। अधिकार का भाव पैदा हुआ तो हमको क्या करना पड़ा, जहां जुडिशियल सिस्टम था ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम कर्तव्य भाव से चलने वाले लोग, हमें जब हम लड़ते ही नहीं है, मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो मेरी लड़ाई नहीं है। जब मेरी लड़ाई ही नहीं है कोई, तो मुझे बता दीजिए मुझे कोर्ट क्यों चाहिए, सही बात। मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों चाहिए, मुझे अपना खेत क्यों नबाना है, मेरी बगल वाले से झगड़ा किस बात का है। जब ये भूमि सबकी है, इस भूमि में मेरा परमात्मा ने जितना तय किया उतना है, तो जब मैं दूसरे की जमीन में एक गट्ठा चढ़ा ही नहीं तो झगड़ा मेरा किस बात का। और उसको भी इस बात का आभास है कि उसकी भी मां है, तो झगड़ा ही नहीं है। तो ना आपको कोर्ट चाहिए, ना आपको सिस्टम चाहिए, ना आपको कचहरी चाहिए, ना आपको आदमी चाहिए जी। अंग्रेजी सिस्टम से पहले मैं कहूं 1836 से पीछे चले जाइए, मुगल बैठे हैं या मराठे बैठ गए थे भाई, उस समय हमारा जुडिशियल सिस्टम कहां है भी तो एक राजा बैठा हुआ है, एक ग्रामणी बैठा हुआ है, और उसमें भी वाद जाता है। वाद, अभी तो उसका मतलब बात का बदल गया। बात का मतलब होता था कि बोथ विल प्रेजेंट द फैक्ट टू द पर्सन एंड दैट पर्सन विल डिसाइड। हम दोनों अपने तक, क्योंकि हमारे बीच में कंफ्यूजन है जी, झगड़ा नहीं है, कंफ्यूजन है कि वाकई में इनका है या मेरा है। तो हम गए, आपके पास रख दिए दोनों ने, और कहा भाई साहब आप बता दीजिए, सही बात। हम मान लेंगे। उसने कहा नहीं, इनका नहीं, इनका बनता। मैं ठीक है, आप बताओ हम झगड़ा क्यों करें। जब मेरा भाव ही बदल गया तो हम झगड़ा नहीं कर सकते। पूरे भारत के भाव को हम बदलने में सफल हो जाएंगे, वो भारत का अमृत काल होगा जो भारत को अपने आप समृद्धता दिखाएगा। क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा धन कहां खर्च होता है, सैलरीज में। सैलरी। अच्छा, खाते वो भी उसी खेत का है। हाँ, वो किसी ओहदे पर बैठा हो, वही कॉटन का कपड़ा पहनेगा और वही खेत का खाना खाएगा। ऑफिस का राइट है 5 बजे ऑफिस छोड़ना भी। अब तो इतना तो वो वही करेगा जी। कोरोना काल में अपने फैक्ट्रियां बंद कर दी, लोगों के काम चल रहे थे कि नहीं। कोरोना काल में सारे सिस्टम बंद हो गए तो एसी भी नहीं चलाना पड़े थे अपने को।
हम कमा कर क्या रहे हैं? हम हकीकत में कमा कर खर्च कर रहे हैं जी। और घाटे में जा रहे हैं। सर जैसे यूथ को अगर देखते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को उठा रहा हूँ कि एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, इसको ज़्यादा विस्तार इसका नहीं होना चाहिए और मतलब जितना है इससे बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं डिफेंस की बात छोड़ देते हैं कि हर बंदा इज़राइल की तरह डिफेंस में जाए या सिंगापुर की तरह जाए। सो उसकी बजाय अगर एनसीसी को बहुत विस्तृत रूप में किया जाए तो ये एक राष्ट्रवादी या एक डिसिप्लिन यूथ जो जेनजी हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे जेनजीज आते हैं एंड उनका ये रहता है कि हमें इतना पैसा मिल जाए, तो एक जो डिसिप्लिन है वो डेवलप उनके अंदर हो सके, बिकॉज ठोक बजा के सही तो करते ही हैं। सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर माँ-बाप बच्चों को वो रास्ता नहीं दिखाई पड़े दिखा पाए तो कोई ना कोई तो चाहिए। कोई तो उसको आप एनसीसी कह रहे हो। मैं एनसीसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो जब भूमिका हमने निभानी बंद करी तो कौन निभाए? तो वो निभा रहे हैं। उनकी भूमिका के साथ-साथ अगर हम अपनी भूमिका निभाएँगे, जी। तो मुझे लगता है कि हम डिसिप्लिन में ऑटोमैटिकली रहेंगे। लेकिन अब चूँकि हम घर में भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है नई एजुकेशन पॉलिसी जैसे-जैसे हम ला रहे हैं, वैसे-वैसे जो नई पीढ़ियाँ तैयार होंगी, वो सुसंस्कृत और संस्कारी होंगी, जी। डिसिप्लिन्ड होंगी। अब उनको राष्ट्र की सेवा की प्रैक्टिस करवानी है, वो एनसीसी करवा सकती है। सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी मैं अपने मित्र के एक बेटे से मिला। सो बीबीए में फर्स्ट ईयर में है और उसके साथ में किसी बच्चे ने किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया और उसने 50 लाख रुपए बना लिया। अब इसके दिमाग में भी 50 लाख बनाना है, लाइफ तो उसकी खत्म है। अगर उसको 50 लाख मिल गए तो भी खत्म है और नहीं मिले तो वैसे भी खत्म है। तो अब इनकी जो भटकाव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारा युवा है जिसके अंदर एबिलिटी वो है नहीं और डेवलप करना नहीं चाहते, उनके लिए कुछ मैसेज आपका तो? देखिए, मैं तो उसका दूसरा ही स्वरूप देखता हूँ और वो दूसरा स्वरूप ये है कि इस भागम-भाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सिखाना। जिसके पास स्किल होगी, उसके पास धन आएगा, उसको धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटस सिंबल है, ये जो भागम-भाग की ज़िंदगी है, इसको कौन सिखाएगा और उसको शांति रखना कौन सिखाएगा? एक साइकिल होती है। साइकिल से मतलब ये होता है कि पहले मेरी नीड्स पूरी हों। पहले आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान पूरा हो। नीड्स के बाद फ्यूचर सिक्योरिटी आए। फ्यूचर सिक्योरिटी मतलब भविष्य हमारा थोड़ा सिक्योर हो जाए तो हम बैंक बैलेंस बनाते हैं। तीसरी स्टेज पर हम कहते हैं कि भाई बैंक बैलेंस भी हो गया, भविष्य भी हो गया, अब क्या करें? तब तीसरी स्टेज पर जाकर हम रिस्पेक्ट मांगते हैं। जी। रिस्पेक्ट ही ये ईगो है। सही। ये ईगो हमको बड़ी कार बनवा मंगवाने के लिए कहता है। ये ईगो या रिस्पेक्ट हमको बड़ा बंगला बनाने के लिए कहता है। ये ईगो हमको बहुत कुछ अर्जन करने के लिए कहता है। अर्जन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इगोइस्टिक अर्जन, जी। ईगो की वजह से अर्जन, इन कंपैरिजन अर्जन, हुँ। ये हमको 2 रास्तों में से एक रास्ते पर ले जाता है। वो 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो है अनैतिक मार्ग, क्योंकि मैं भीड़ में घुस गया और मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए और सफलता का पैमाना केवल धन है, तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम, तमाम तरह के छुपे हुए क्राइम, इन रास्तों पर घुसता है। घुसेगा, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, ज़ीरो पर आएगा, सांप-सीढ़ी का खेल खेलकर वहीं से फिर से शुरू करेगा। बिल और समाज में इसकी प्रतिष्ठा भी जिसके लिए ये कर रहा था, ईगो की वजह से या प्रतिष्ठा के लिए, वो प्रतिष्ठा तो चली गई। दूसरा ये है कि मैं स्किल्ड पर्सन हूँ और मेरे पास धन आ ही रहा है। इसके बाद स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी, मुझे सैटिस्फैक्शन किसमें मिलेगा? मेरे सैटिस्फैक्शन के लिए मैं इन्वेंशंस करता हूँ। जी। भाई ईगो सैटिस्फाई करने का इन्वेंशन भी तो है। सही।
कि मैंने इन्वेंशन कर लिया और लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे, ये भी तो मेरा सेटिस्फेक्शन है। और एक मैं क्रिप्टो से पैसा कमा लूं जी, और मैं ईगो सेटिस्फाई करूं। दोनों में फर्क ये है कि वहां से उसको सांप सीढ़ी खेलना पड़ेगा और यहां से भवसागर से पार जाएगा। सही बात। भारत का मार्ग भवसागर से पार लगाने का मार्ग है। अब इसलिए हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु के पद पर आसीन होने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। सर तो वो गैप को कैसे भरेंगे? वो जेनजी को तो लगता है कि मतलब अगर हम मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं लगभग एक एज के आसपास होंगे, तो हम तो उनके लिए बहुत एजेड हो गए उनके एंगल से। तो उनके लिए तो हो गया कि ये तो ऐसी ही बातें करेंगे। उनके लिए क्या है? नहीं, उन देखिए बात तो कही ना, हम नई एजुकेशन पॉलिसी में वहीं से लेकर आ रहे हैं। जी। अब नैतिक शिक्षा को हमें अब जो ऑलरेडी निकल चुके कॉलेज से 20 साल वाले हैं, लगभग बीच में भटकाओ, बैगी जीन्स चाहिए क्योंकि आज का नया ट्रेंड है, तो उसमें उसका क्या करें? मुझे लगता है कि ट्रांजिशन पीरियड है और ट्रांजिशन पीरियड में जो सरकार और संघ कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री दिन में 10 बार मोरल बातें करते हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस में यूथ उनके रहता है। जी। उसका इलस्ट्रेशन क्या है? प्रधानमंत्री जब पहली बार लाल किले पर गए तो उन्होंने वो डस्टबिन की बात करी, जी। कचड़े की बात करी, सफाई की अभियान छेड़ा। आज मैं देखता हूं, आज से 12 वर्ष पहले जाओगे, उस समय की तस्वीरें उसी चौराहे की मिल जाए और आज की तस्वीरें मिल। ये यूथ था जो उस समय भी फेंक रहा था, ये यूथ है जो इस समय कोई पुराना फेंकता तो उसको टोकता है। टोकता। बिल्कुल। मैंने देखा है, लोग रोक कर कह रहे हैं भाई साहब ये पॉलिथीन आपने यहाँ फेंक दी, ये बोतल आपने पानी पिया अगर डस्टबिन में डाल देते तो। रोक कर, गाड़ी रोक कर कहते हैं, विनम्रता से कहते हैं। बिल्कुल। और फिर भी वो थोड़ा ऐंठ में रहता है तो खुद ही कहता है आप जाओ, अच्छा मैं उठाकर डाल देता हूँ। सही वो खुद डालता भी है। और फिर मैसेज क्या दे रहा है, जब वो उसको देखता है कि ये डाल रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। अभी तो उसका ईगो है ना, इस वजह से नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। ये परिवर्तन भारत में दिख रहा है। एक ऐसा ही परिवर्तन और उम्मीद करवा दीजिए, मतलब ट्रैफिक सेंस को लेके। ये जब तक इंडिया में लोग राइट की बजाय बाएं से गाड़ी निकालेंगे, रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालेंगे, तब तक करप्शन भी करते रहेंगे। सर उसका कारण ये है कि हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे। नितिन गडकरी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइसेंस जो है उससे ज्यादा सुलभ कुछ नहीं होता जो लाइसेंस हमको मिल जाता। सर मेरे ड्राइवर का लाइसेंस था, उसको गाड़ी चलानी मैंने सिखाई। मैं कह रहा हूँ कि गडकरी जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा भाई देखो हम लाइसेंस की प्रक्रिया कटु करते जा रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों से अब वो ले रहे हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी बिगड़ी है, करोगे क्या? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला भी पैसे लेके सर्टिफिकेट बनाना है। एक ऐप लगा के खाली अगर उसको टेस्ट करवा दें, जैसे कोविड में किया था, इंडिया सुधर जाएगा 1 महीने में एटलीस्ट। वो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो हो रहा है और मुझे लगता है वो हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो लास्टली, फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत, जैसे मैंने महसूस किया हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि गुणा भाग क्या है मनी टर्म्स में। प्रस्तोगीस की बात करूं तो जनरली वो जानते थे इसको, और एज ए सीएफपी मैंने जो फील किया कि एक नॉर्मल बंदे को बिल्कुल पता ही नहीं होता। और जैसा आपने भी कहा, चूंकि परिवार टूट गए, न्यूक्लियर फैमिलीज है, अब अपना अपना भुगतो, सो रिटायरमेंट में एक बहुत बड़ा दर्द दिखता है। और आज की डेट में तो रिटायरमेंट हो सकता है 45 पे ही हो जाए, फोर्स रिटायरमेंट। तो क्या फाइनेंशियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इंडिया में? क्योंकि अभी भी जो प्रयास मुझे दिख रहे हैं वो बहुत छोटे, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो आपकी नज़र में फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस एटलीस्ट? सर मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट तो हर विषय पर चाहिए। जी। केवल फाइनेंस का ही क्यों, मैनेजमेंट तो परिवार में भी चाहिए। चाहिए जी। मैनेजमेंट आप ट्रैफिक रूल्स में भी चाहिए। चाहिए। मैनेजमेंट आपके एजुकेशन में चाहिए। और चूंकि फाइनेंस इस समय एक बड़ा फैक्टर है संसार का, हमने मोरल एजुकेशन की बजाय, मोरल एथिक्स की बजाय फाइनेंशियल एथिक्स पर उतारा है। क्योंकि ये जो इंग्लिश सिस्टम है ये पूरा फाइनेंस पे ही चलता है। इसका लोगों ने यहाँ सिखा दिया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये यहाँ लोकोक्ति बन गई। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर व्यक्ति को सीखना ही चाहिए। जी। मोदी जी
अहमदाबादी होने के नाते पूरे विश्व में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जी, वो तो डिपॉज़िट ही मतलब लेके आ रहे वो उनका तो रोल क्या है? हैं। जी, अभी वो 5 देशों की यात्रा पर गए, कर क्या रहे थे? कहीं यूपीआई अपना एक्टिव करवा रहे हैं, तो कहीं अपने हथियार बेचने की जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब भारत का प्रोडक्ट कैसे जाए और कैसे फाइनेंस मैनेज हो, इसकी स्पेशलाइजेशन है उनके पास। सर उन्होंने तो सेल तो मुझे लगता है कि और आज से 12 साल पहले भारत में पैसे की कमी, भई क्यों ये रोड खराब है? अरे भाई बजट नहीं है। क्यों ये नहीं हो पा रहा? अरे भाई बजट नहीं। आज वही सारे काम वर्ल्ड लेवल के हो रहे हैं और बजट भी है। ठीक बात। ये तो मैनेजमेंट है केवल। ये तो कुछ हुआ तो नहीं है। 2014 में जब मोदी जी बैठे होंगे, तो नेगेटिव खजाने मिले और उनको पॉजिटिव किया, मैनेजमेंट ही तो था। कुछ था नहीं, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता हम सबको ही है, इवन मुझे है। सर जैसे मीडिया में कई बार मैं देखता हूँ कि मीडिया की कुछ लिमिट होनी चाहिए, चाहे पत्रकारिता की बात करूँ या कहीं पे भी किसी पार्टी की बात करूँ। ये अचानक ये ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो राष्ट्र के अगेंस्ट ही स्टेटमेंट देते, चाहे कोई बड़े एमिनेंट जर्नलिस्ट हो या कोई नेता हो, तो ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। हम 370 कर रहे थे ये, और 370 पर एक जनरल व्यू देश में ये था कि भई ये मीडिया जगत तो अगेंस्ट में ही है। 370 हटाओ, ये तो विरोध करेंगे ही करेंगे। ये भी था कि कम्युनिस्ट ये बात कहेंगे, मुस्लिम पक्ष ऐसा कहेगा और देश में बहुत कुछ गड़बड़ है। हमने ये तय किया कि मेरे पास जो डेटा है हम इनको सबको देंगे। जी, उनके बीच में जब हमने काम किया, मीडिया के बीच में, लीगल फ्रेटर्निटी के बीच में, जैसे आप वो तस्वीर देख रहे हैं, उससे 370 हटाना असंभव नहीं, दृढ़ता ज़रूरी है। जी, ये दैनिक जागरण ने अपने 50 पत्रकारों को बिठाकर, जब उनको हमने मैटर दिया तो उन्होंने 50 पत्रकार बिठाए टॉप के देश के, और मुझे बुलाया। जी, और उन्होंने कहा ये 50 लोग आपसे सवाल करेंगे। यू हैव टू एजुकेट देम। हमने 370 का पूरा विषय रखा, उनके क्वेश्चन्स आए, हमने उनको जवाब दिए। वो 3 घंटे में एजुकेट हुए, अगले दिन उन्होंने इतना बड़ा 370 छापा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जी, ऐसे कई मीडिया हाउसेस में हमने बात करी, कई एक कॉन्स्टिट्यूशन के राइटरों से हमने बात करी। वो लिखते थे तो हमने कहा कि एक हमारा व्यू भी है 370 पर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम राइटर से मिले, राइटर को बताया कि भई आप हैं तो स्पेशलिस्ट, लीगल अथॉरिटी हैं, लेकिन फिर मेरा भी एक व्यू है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पढ़ा-लिखा व्यक्ति थोड़ा समय देता है। उसके बाद जब अगले एडिशन आए तो हमारा व्यू उसमें लिखा था। जी, उससे पहले हम कह रहे थे ये नेगेटिव राइटर है, उससे पहले हम कह रहे थे गलत लिख रहा है। हम लगातार लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 370 फँस जाएगा। यूनानिमस 5 जजों की बेंच का जजमेंट आया। जी। सो एजुकेट करने की ज़रूरत हर तरफ है। हकीकत ये है कि जो चीज़ सत्य की परिभाषा जो आज है, वो है व्हाटएवर आई नोज़ इज़ अ ट्रुथ। सही बात है। माय जो वर्ज़न इज़ द बेस्ट। बेस्ट सब। अब मेरा वर्ज़न आप लेंगे और मेरे वर्ज़न के बाद आपके पास प्रश्न नहीं रहते, तो मेरा वर्ज़न ही आपका वर्ज़न होगा और वही सत्य हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली वो रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, गलत कुछ है मन में तो। तो नेगेटिव कुछ नहीं है, मिसकोडेड है, मिसकोडेड है, रॉन्ग कोडेड है, या मैं कहूँ कि वो जो उसके पास है, वो जो उसके पास है वो बोल रहा है। सर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, मैं देखता हूँ अलग-अलग टीवी शोज़ में, मैं एक कॉमन इंसान के तौर पे बात कर रहा हूँ कि कई सारे पत्रकार होंगे या एजेंसीज़ होंगे, वर्ल्ड की भी होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर की रेटिंग निकालते हैं। मैं ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, मेरे परिवार में भी शायद कुछ जर्नलिस्ट होंगे, बट इश्यू ये है मेरा छोटा-सा, क्या हम में या आज के जो लोग हैं, इनमें इतनी काबिलियत भी है कि ये मोदी सर को रेट कर पाएँ, उनकी एबिलिटीज़ को, विज़न को समझ भी पाएँ? देखिए सर, नया क्या होता है, जब आप 10वीं में गए थे ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। जी, लेकिन आज आपके लिए वो इर्रेलेवेंट टाइप लगता है, 10वां। जी, तो जिस व्यक्ति की 10वीं की पढ़ाई है, वो उस हिसाब से रेटिंग निकालता है। जिसकी 12वीं की पढ़ाई है, वो 12वीं के हिसाब से, जो ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएशन के हिसाब से, जो
टॉप ग्रेजुएट है वो टॉप ग्रेजुएट के हिसाब से, और जो हाईली एजुकेटेड है वो कहता है यार रेटिंग निकाल ही नहीं सकते, इतना भरा पड़ा है कहाँ से निकालूं मैं, जी, इनमें से निकालूं क्या, सही। क्या लिखूं और क्या काटूं। मतलब इन पर तो पीएचडी करने में ही अपने को पूरा जीवन निकल जाएगा। तो ये जो रेटिंग है ये वैसी है सर, कौन कौन से क्लास में पढ़ता है, जिस क्लास में पढ़ता है उसके हिसाब से वो रेट करता है। सही बात। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ से कहता था कि तुम्हारी शिकायत मैं पापा से कर दूंगा। जी, अब वो बच्चा था, उसको लगता था कि मेरे पापा ही मेरे सुप्रीम कमांडर है क्योंकि यही डांटते हैं और इनकी ही मुझे माननी पड़ती है। तो वो मेरी माँ को भी ये सोचता है कि ये भी इनके सबऑर्डिनेशन में आएगी, क्योंकि तो सुप्रीम कमांडर है। सही। उसको पता नहीं है कि वो जिससे कह रहा है वो पापा की माँ है। बिल्कुल ठीक पर तो ये जो कहने वाला है उसको पहले ये सोचना चाहिए कि वो पापा के लिए कह रहा है या पापा के पापा के लिए कह रहा है। बिल्कुल, तो उसको जो पापा लगता है उसके हिसाब से वो कह रहा है। उसको पापा के पापा मालूम नहीं है इसलिए वो वैसा नहीं सोच पा रहा है और वो लिख रहा है। इसलिए ये सब कुछ लिखा-पढ़ी चल रही है क्योंकि वो पापा के पापा को नहीं जानता, वो केवल पापा को जानता है। सही। सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।